आप देख रहे हैं इश्क सूफियाना भाग 2। वैसे तुम चाचा जी से स्नेह और प्रेम करती हो और वो भी तुम्हें उतना ही लाड और प्यार करते हैं, तो तुम उन्हें तिवारी जी क्यों कहते हो? वो एक मुस्कान के साथ सवालिया भाव में बोली। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, अरे इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है। माँ बताती है कि जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे हमेशा ही अपने साथ रखते थे। उन्हें जब भी किसी चीज की या फिर टहल की जरूरत होती थी तो उनके मुखमंडल से एक ही आवाज निकलती, वो थी तिवारी। बस उनके सुन सुनकर मुझे बाबूजी की जगह तिवारी जी कहने की आदत पड़ गई। अब हाल ये है कि बाबूजी से ज्यादा तिवारी जी कहने में स्नेह झलकता है। पर चाचा जी को वो इतना ही कह पाई कि मैं बीच में टोकते हुए बोला, अब मेरे मुंह से तिवारी जी सुनना ही उन्हें अच्छा लगता है। वो अनमनी सी मेरे चेहरे को निहारती रही, तो कभी दरवाजे की ओर ताकती। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी अकारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। शायद ताप का आना भी एक वजह ही तो थी जो उसे मेरे करीब खींच रही थी। परंतु वो मेरे परिकलन से अनिभज्ञ थी। अनायास ही बोली, अच्छा एक बात पूछे, और हंसती। मैं उसे इस तरह हंसते देख आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या पूछना है पूछो। देखो, तुम देखने में सुंदर हो, बोलचाल में ठीक हो, और जहां तक हमारा समझना है कि लड़कियों के प्रति तुम्हारा व्यवहार सलीके लायक है, क्या तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई? मेरा मतलब कि किसी लड़की को तुमसे मोहब्बत नहीं हुई? मुझे इन सब चीजों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं, मैं झिझकते हुए बोला। अरे यार, मैं ये पूछ रही हूँ कि हुई कि नहीं किसी से। वो अधीरता से बोली। तभी किसी के आने का अंदेशा हुआ। लगता है तिवारी जी खेतों पर से आ गए। अरे, क्या हुआ तुम्हें? तिवारी जी फिक्रमंदी से बोले। कुछ नहीं चाचा जी, हल्का सा ताप था, तो मैंने इन्हें दवाइयाँ दे दी हैं। अब ताप भी कम हो चुका है, वो सरलता से बोली। पर ये सब कैसे? तिवारी जी आश्चर्य से बोले। शायद बारिश की बौछारों की वजह से चाचा जी, वो तपाक से बोली। अच्छा तो ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हारी माँ भी आती होंगी। मुझसे इतना कहकर वो वहां से बरामदे की ओर चल दिए। जैसे चूहा मोहब्बत करने लगता है तो शेर की तरह बर्ताव करने लगता है। आज उसकी बातों से यही कयास लगाए जा सकते थे। पर मैं मोहब्बत को नहीं मानता। कहते हैं ना, मोहब्बत जब होती है तब अपने होने का पता देती है। पर दोबारा मोहब्बत होना मेरे लिए नामुमकिन था या मुमकिन, कुछ कह नहीं सकता। अरे, किस ख्यालों में गहराने लगे, और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने? वो फिर से उसी सवाल पर आकर अटक गई। लेकिन उसके सवालों का जवाब ना तो मेरे पास था और ना ही मैं उसे देना उचित समझता था। मैं अनमने मन से उसकी बातों को घुमाते हुए बोला, सांझ हो चुकी है, घर वाले राह देख रहे होंगे तुम्हारे। अगले दिन मौसम साफ हो चुका था। सूरज अपने पूरे तेज के साथ अपनी किरणें बिखरी गुनगुनी धूप का एहसास करा रहा था। बारिश से धुली प्रकृति अपनी आभा बिखेर चुकी थी। खेतों में धान की फसलें मंद मंद पवन के वेग के साथ झूम रही थी। मैं अटारी पर गुलमोहर की छांव में खड़ा सहजता से उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। सामने पूरब दिशा में वो आम का घनकी बगीचा, जो आज खाली खाली नजर आ रहा था, जो कभी इतना घना हुआ करता था कि दिन के उजाले में उस पर इंसान अकेले जाने का साहस नहीं जुटा पाता था। इसीलिए उसका नाम घनकी बगीचा था। ठीक नदी से सटा रामधनी आम का विशालकाय पेड़ आज भी बिल्कुल वैसा ही जान पड़ रहा था जैसा कि ठीक 8 साल पहले था, जहाँ चाहत के संग बातचीत में घंटों बिता दिया करता था। नील रामधनी आम की ओर अपलक देख अपने अतीत में समाता जा रहा था, जैसे चाहत उसे उसी पेड़ के नीचे बैठी नजर आ रही हो। चाहत कितनी बेपनाह मोहब्बत करता था उससे। उसकी सुबह उसकी शाम सब कुछ चाहत ही तो थी। चाहत के बदन की खुशबू नील के रोम रोम में बसी हुई थी। वो बेसुध सा मुग्ध खड़ा होकर उस रामधनी की ओर आपलक निहार रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था जो भी घटित हुआ वो महज एक बुरा स्वप्न है। वो खुली आंखों से ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो, जिससे वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है और आते ही अपने आप को चाहत को अपनी आगोश में पाएगा। तुम यहाँ आकर देवदास बने खड़े हो और मैं हूं कि तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रही हूँ। उसकी हड़बड़ाहट भरी बोली से नील की तंद्रा खिन्न हो गई। अरे तुम, क्या बात है जो तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैं ताज्जुब से बोला। वो कल के बाद जो अधूरी रह गई थी, वो झट से बोली और हंस दी। मैं जानकर भी अनजान बनते हुए बोला, कौन सी बात? और मुस्कुरा दिया।
देखो, ना तो आज जल्दी शाम होने वाली है, ना हमें कोई देखने टोकने वाला। और रहा सवाल तुम्हारा, तो मैं आज तुमसे सच जानकर ही रहूंगी। वो रौब जमाते हुए बोली। कैसा सच और क्या जानकर रहोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही कि तुम्हें मोहब्बत हुई या नहीं, किससे, और तुम ये अनाप शनाप की बातें कर रही हो। मेरे तो कुछ दिमाग में नहीं बैठ रही। हम जितना पूछ रही हैं बस उतना ही जवाब दो ना। आम खाने से मतलब है कि गुठलियों का क्या करना? उसने बेधड़क ही कहा। उसके इस बर्ताव को मैं समझ नहीं पाया और बोला, ये आम गुठली पहेलियां ना बुझाओ और साफ साफ बताओ। देखो, हमें तुमसे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं? वो निडरता से बेबाक अंदाज में बोली। उसके शब्दों में तनिक भी सकुचाहट नहीं थी, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। मैं उसके चेहरे को विस्मय ही देखते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम? देखो, तुम सुंदर हो, तुम्हारा आचरण भी अच्छा है। तुमसे मैं क्या कोई भी प्रेम करना चाहेगा, परंतु मैं इस लायक नहीं। वो बोली, अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी, और हंस पड़ी। दूसरे ही क्षण फिर बोली, अच्छा बताओ, सब चाहेंगे पर तुम क्यों नहीं? वो हंसते हुए एक बार फिर बोली, देखो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? इससे तो साफ हो गया कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। हाँ, करता था, पर अब ना होगा ये मुझसे, क्योंकि मैं माँ और तिवारी जी के बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा और अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते हुए अटारी की चारदीवारी पर दोनों हाथ टिकाए जा खड़ा हुआ। सूर्य की चमक फिर से फीकी पड़ने लगी। बदरा फिर से नभ में छाने लगी। मौसम फिर से अपने तेवर बदलने लगा। मैं खामोशी से खड़ा आपलक खेतों की ओर नजरें जमाए देख रहा था। मन के कोने में जो विषाद भरी हुई थी वो एक बार फिर से प्रेम की आंच पर पिघलने लगी। अब कहाँ है और कौन थी वो? वो मेरे समीप आते हुए बोली, एक लड़की थी जिससे मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किया था। किया था मतलब? वो हैरानी से बोली, मतलब ये कि वो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली गई। पर क्यों? वो उतावलेपन से बोली, लेकिन तुम जानने के लिए क्यों बेताब हो? आखिर तुम जानकर क्या करोगी? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत के बाद वो तुम्हें आगे छोड़कर क्यों चली गई? उसके जिद करते ही मेरा दिमाग किसी फिल्मी कैसेट के मानंद रिवाइंड होकर फ्लैशबैक में चला गया। बात उन दिनों की है जब मैं गांव में रहा करता था। उससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब तिवारी जी ने मेरा नामांकन भरतपुर के माध्यमिक स्कूल में कराया था। उसका नाम भी तुम्हारी तरह चाहत था, जो तुम्हारी तरह बेबाक और निडर स्वभाव की लड़की थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन चाचा जी की हमारा नाम लेते लेते रुक जाना और तुम्हारा हमारा नाम सुनकर उस दिन हैरानी से हमें आपलक निहारना। तो अब समझे, इसके पीछे ये गुत्थी है। हैरानी हमारे नाम से थी और हम थे कि इसे कुछ और ही समझ रहे थे, क्योंकि इसी नाम ने मुझे मेरी माँ और तिवारी जी से 8 साल दूर रखा। अच्छा, तो आगे क्या हुआ था? वो दिलचस्पी लेते हुए बोली, स्कूल का प्रथम सप्ताह, पहला दिन। लड़के लड़कियों का स्कूल के परिसर में जमावड़ा लगा हुआ था। कुछ चेहरे जाने थे तो कुछ अनजाने भी। जो जाने पहचाने थे वो हमारे गांव स्कूल के थे, जो अनजाने थे वो दूसरे गांव स्कूल के थे। पर सब हा हा ही करते नजर आ रहे थे। मैं और मेरा मित्र हर्ष यानी हर्षित दोनों ही एक ही गांव से थे और एक ही क्लास में। वैसे और भी मित्र थे, लेकिन वो सब नाम के ही थे। सही मायनों में मित्र क्या होता है वो बस हर्ष से सीखा था मुझे। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार और थोड़ी चुहलबाजी। हाल ये था कि पहला दिन ऊपर से बारिश, कहते हैं ना, बिन मौसम बरसात, शायद इसी तरह से होती है। जितने भी लड़के लड़कियां झुंड बनाकर स्कूल के परिसर में हाहा ही कर रहे थे, वो सभी एक साथ बरामदे की ओर एक साथ भागने लगी, जैसे कोई खूंखार जानवर उनके पीछे लग गया हो और वो उससे अपनी जान की सलामती के लिए भाग रहे हों। समझ नहीं आता लोग बारिश से क्यों इतना खौफ खाते हैं। वो नज़ारा देख मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो शक्कर या गुड़ की भांति हो। अगर कुछ देर रुके तो बारिश के रिमझिम फुहारों से चाशनी बन जाएंगे। निसंदेह शायद ऐसा ही होगा, इसी से तो भाग रहे थे। पर मैं थोड़ा ढीठ था। मुझे वर्षा ऋतु बेहद पसंद थी। वैसे ऋतुओं की बात की जाए तो वसंत ऋतुओं में राजा है, अर्थात इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। पर मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ऋतु वर्षा ऋतु है। मुझे बारिश में खुले आसमान के नीचे छप छप कर बारिश के रिमझिम फुहारों में भीगना बेहद पसंद था। पर यह बिन मौसम की बरसात थी जिसमें भीगना सेहत के लिए उचित नहीं था। लिहाजा मैं और हर्ष भी दौड़कर बरामदे की ओर जा पहुंचे। तभी बरामदे में से लड़कियों के झुंड में से एक आवाज आई, देखो यार, अभी तक चाहत नहीं आई।
तभी अनायास ही उनमें से एक लड़की हैरानी भरे आवाज से बोली, अरे वो देखो आ गई। उसकी आवाज में उत्साह झलक रहा था, जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। मेरी दृष्टि भी अचानक ही उस दिशा की ओर जाकर ठहर गई जिधर से वो आ रही थी। इखरा बदन, गोरी रंगत, तीखे नैन, गुलाब के आकर्षण से उसके गाल, मुखड़े पर मुस्कान, कमर तक हिलकोरे भरती काली सलीके से गुथी हुई चोटी, सर को चुन्नी से तोपे, किताबों को सीने में छुपाए सर पर तेज कदमों से बरामदे की ओर बढ़ती चली आ रही थी। स्कूल के सारे लड़के लड़कियों की नज़र उसे दीदे फाड़े निहार रहे थे। वो अगले ही क्षण बरामदे में दाखिल होते उन लड़कियों के झुंड में समा गई। तभी उसमें से एक लड़की बोली, महारानी को कितना भी समझा लो, पर वो समय से पहले नहीं पधारेंगी। लो अब खामियाजा भुगतो। इससे ये ज्ञात हो गया कि महारानी बहुत देर से आती हैं। भला आए भी क्यों ना, सारा स्कूल उन्हीं के दीदार में तो पलकी बिछाए बैठा था। तो लास्ट में है स्टारडम भी कोई चीज होती है। अरे नील, ये क्या पिलौरे की तरह दीदा फाड़े उसे और निहारे जा रहे हो? हर्ष बोला। सारे लड़के और सारी लड़कियां उसी ओर तो दीदे छितराए ताक रहे हैं। मैंने अगर देख लिया तो कौन सा अपराध कर दिया? मैंने चुहलता से कहा। अच्छा, तो सारे कुएं में जा कूदेंगे तो क्या तुम भी कूदोगे? हर्ष चिढ़ते हुए बोला। सब कूदेंगे तो हम भी कूद जाएंगे, मैंने मदहोशी भरे अंदाज में सांसें भरते हुए कहा। अच्छा बेटा, तो तैरना आता है आपको? उसने एक बार फिर कूदते हुए कहा। कूदेंगे तो सीख जाएंगे। पर तुम क्यों सुलग रहे हो? मैंने मजाक के अंदाज में कहा। बेटा, तुम्हारे मंसूबे ठीक नहीं जान पड़ रहे। मंसूबे का तो पता नहीं, पर दिल के पास दिमाग नहीं होता, ये आज पता चला। चलो, प्रथम घंटी बज चुकी है, अन्यथा शिक्षक महोदया क्लास में तुम्हारे दिमाग और दिल का घंटा बजा देंगे। कहकर वह हंस पड़ा। स्कूल का पहला दिन हुल्लड़बाजी और बस उसे निहारने में बीता। दिन के 12:30 बज रहे थे जब छुट्टी की घंटी बजी। हर्ष और मैं अपना बैग लिए स्कूल से बाहर आ पहुंचे। सूर्यदेव सिर के बीचों बीच विराजमान थे। उनकी वक्र दृष्टि का कोप असहनीय था। धरती भी उनके प्रकोप के कारण ताप उगल रही थी। खेत खलिहान बंजर भूमि से जान पड़ रहे थे। पवन सूर्य के कोप से स्वयं को बचाए हुए कहीं जा दुबके थे। ऐसे में तपन से बुरा हाल था। भूख भी जोरों की लग रही थी। तभी मैंने हर्ष से कहा, भूख लग रही है, क्यों न चलकर कुछ नाश्ता कर लिया जाए? उसने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर हम दोनों रामलाल काका की दुकान पर जा पहुंचे। रामलाल काका की नजर जैसे ही हम पर पड़ी, उन्होंने 2 प्लेटों में समोसे निकालकर हमारी ओर बढ़ा दिए। मैंने समोसे को तोड़कर एक टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि तभी पीछे से लड़कियों का झुंड भी उसी दुकान पर आकर ठहर गया। उसमें उनके संग चाहत भी थी, जिसे मैं अपनी चोर नजरों से निहारे जा रहा था। उन्होंने कागज की थैली में समोसे लिए और वहां से चल दी। मैंने जल्दी से अपना समोसा खत्म किया और हर्ष को लेकर उनके पीछे हो लिया। जब से स्कूल आए हो तब से देख रहे हैं हम, उस लड़की के बारे में ही तफ्तीश किए जा रहे हो। क्या विचर रहा है तुम्हारे मन में, जो इस तरह से उस अनजान लड़की के पीछे दौड़ने के लिए विवश हो? हर्ष अधीरता से बोला। कैसी बातें कर रहे हो? वो अनजान कहाँ? देखो, वो तो हमारे स्कूल और वो भी क्लास की है, तो हुई ना जान पहचान वाली। बोलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। अरे ये क्या, वो देखो, ये तो अपने ही गांव के पगडंडे की ओर जा रही हैं। पर आज तक इन लड़कियों को अपने गांव में कभी नहीं देखा। वो विस्मय ही बोल पड़ा। हाँ हर्ष, चलो चलो जल्दी चलो, पता तो हो क्या ये हमारे गांव की है? अगर है तो फिर किसके घर से ताल्लुक रखती हैं? मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाते हुए उत्सुकता से कहा। परंतु तुम क्या करोगे जानकर? कहीं तुम्हें यह पहली नजर में प्रेम तो नहीं हो गया? वो मेरे चेहरे को ताकते हुए बोला। अभी का इल्म नहीं, परंतु इसके बाद का कह नहीं सकता, मैंने चुहलता भरे अंदाज में कहा। कुछ ही कदमों का फासला बचा था, तभी मैंने पीछे से आवाज दी। अरे सुनो, क्योंकि उस झुंड में अब महज 2 ही लड़कियां बची थी। बाकी जो दूसरे गांव की थी वो अपने पगडंडी की ओर रुख कर चुकी थी। मेरे बोले सुनकर वो दोनों ही ठहम गई। उसमें से एक बोली, बोलो क्या बात है? और मेरे चेहरे को घूरने लगी। मैं निर्भय ही बोला, मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी, और मुस्कुरा दिया। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे इशारा किया। चलो, यहाँ दांत निपोड़ना बंद करो और जल्दी बको, क्या बकना है? वो कड़क आवाज में बोली। आपका नाम चाहत है? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने 2 टके सा जवाब दिया और आगे बढ़ गई। इसका मतलब वो चाहत नहीं थी? नहीं, वो चाहत ही थी। जब स्कूल में लड़कियों ने उसे चाहत कहा तो वो हाजिर जवाबी में पलटी और उन सब से बात में मशगूल हो गई थी। इसके हिसाब से वो चाहत ही थी। परंतु जब तुमने उससे नाम पूछा तो वो मना क्यों की? अरे कोई भी अनजान लड़की भला किसी लड़के से इतनी जल्दी बात क्यों करेगी?
तुम खुद को ही देख लो, तुमने तो जरा सी चूक पर तमाचा जड़ दिया था। गनीमत रही उसने तो नाम बताने से इनकार किया, तुम्हारी तरह तमाचा तो नहीं मारा। हमें तो तुमसे मोहब्बत हो गई है, कैसे एतबार दिलाएं। वो मन ही मन बड़बड़ाई और बोली, अब हमें ये उल्हाना जीवन भर देते रहोगे क्या? नहीं, मैं तो बस चुहलबाजी कर रहा था, परंतु तुमने कुछ और कहा क्या? नहीं, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे को ठंडक तेरे। हर्ष रोष में बोला, यार तू मेरा मित्र है या बैरी? मैंने खींचते हुए कहा। ये तुमसे भला किसे ज्ञात होगा? वो तपाक से बोला। वो हमारी पहली भेंट थी, शायद हमारा रिश्ता ही क्या था उस वक्त। वो आगे बढ़ रही थी, हम खामोशी से उसके पीछे चल रहे थे। उसी वक्त उसकी सहेली, जिसका नाम छवि था, जो उनकी बातों से हमें जान पड़ रहा था, धीमे लहजे में बोली, उसने तुमसे नाम पूछा तो तुमने झूठ क्यों बोला? अब हमारी स्थिति कुत्ते के माफिक थी। ध्यान तो पगडंडे पर था, पर कान उनकी दिशा में लगाए हुए थे। तो क्या सच बता देती? हाँ, मेरा नाम ही चाहत है, उसने रोष में कहा। तुम्हें पता है, झूठ बोलना पाप है, छवि ने उससे कहा। तो क्या किसी भी ऐरे गैरे को अपना नाम बताना उचित है क्या? उसने चिढ़ते हुए कहा। खैर, तुम्हारी मर्जी, छवि ने फिर कहा। इसमें मर्जी वाली क्या बात है? मैं इन जैसे लड़कों को सलीके से जानती हूँ। ये भी नाम पूछेंगे, बाद में घर, फिर कहेंगे तुम मुझे अच्छी लगती हो। उसने चलते चलते चिढ़ते हुए अंदाज में कहा। अब बस भी कर चाहत, हम गांव में पहुंच गए। हमारा सिलसिला प्रथम सप्ताह में यूं ही चलता रहा, उनका आना और जाना और मेरा उसके पीछे मूर्खों की तरह भटकना। रविवार के दिन भोर का पहर में बेसुध निद्रा की आगोश लिप्त था। तभी, नील बेटा उठ जाओ, देखो सूरज कहाँ चढ़ाया। माँ की बोली, जिससे मेरी सुबह होती थी। भोर बेला की सबसे पहली ध्वनि मेरे कानों में माँ की ही गूंजती थी। मैंने अधखुली आंखों से देखा तो सूरज की किरणें रोशनदान से छनकर गुच्छों की सी छत से छितराई हुई थी। मैं आग भीजते हुए उठा और नित्य क्रिया के पश्चात मैं माँ के पास जा पहुंचा। तभी माँ बोली, तुम्हारे पिताजी बाड़ी में गए हैं, जरा उनको ये चाय और पानी की बोतल दे आओ। जी माँ, कहकर मैंने चाय का थर्मस, पानी की बोतल ली और अपनी बाड़ी की ओर चल दिया। गांव से सटी पूरब दिशा में बाड़ी थी, जिसमें तिवारी जी भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां उगाया करते थे। मैं गांव की तंग गलियों से होकर बाड़ी पर पहुंचा। मैंने तिवारी जी को पहले पानी की बोतल दी और बाद में कप में चाय उड़ेल उन्हें चाय का कप थमा दिया और किनारे पगडंडी पर जा बैठा। बाड़ी से दक्षिण दिशा की ओर में बने आलीशान मकान को देखने लगा। उसके ठीक सामने कनेर, गुड़हल और जूही के पौधे लगे हुए थे, जिन पर रंग बिरंगे पुष्प अपनी आभा बिखेरे हुए थे, जो बड़े ही मनोरम जान पड़ रहे थे। साथ में अमलताश और कचनार के पेड़, जिन पर पीले और गुलाबी पुष्प लदे हुए थे, जो प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तिवारी जी चाय खत्म कर बाड़ी में वापस अपने काज पर लग गए। तभी मेरी नजर एक बार फिर कनेर पर एकाएक पड़ी। उस दृश्य को देख आंखें छितरा गई और उस पर जाकर ठहर गई। अरे, ये तो चाहत है, मैं मन ही मन बड़बड़ाया। तिवारी जी अपने काज में लीन थे। मैं वहां से उठकर कनेर के छोटे से पेड़ के पास जा पहुंचा, जहां चाहत उससे पुष्प तोड़ रही थी। तुम यहाँ रहती हो? मैंने विनम्रता से पूछा। नहीं, जहन्नुम में, यहाँ पुष्प तोड़ने आई हूँ। बोलो, क्या करना है तुम्हें? वो रोश में बोली। मैं हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, बस यूं ही पूछा, और मुस्कुरा दिया। ये बत्तीसी दिखाना बंद करो और निकलो यहाँ से, अन्यथा अपने पिताजी को बुलाऊंगी, उसने कड़क आवाज में कहा। बड़ी अकड़ू है, मैं मन ही मन बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? मैं सकपकाते हुए बोला। कुछ नहीं, लगता है इसे मौन की भाषा भी समझ आती है। इससे आगे बात बढ़े, 9-2-11 हो लो। मैं अपने आप से बतियाते वहां से खिसक लिया। उसके बोलने का जरा भी मलाल ना था मुझे, बल्कि मैं तो भीतर ही भीतर बेहद खुश था। भला खुश भी क्यों ना होता, चाहत का ठिकाना जो मिल गया और उसके दीदार की खातिर अच्छा बहाना भी, जो थी मेरी बाड़ी। मैं पुनः अपने बाड़ी में जा लौटा और तिवारी जी से बोला, आप घर जाइए, मैं ये काम कर लेता हूँ। मेरे शब्दों को सुनकर तिवारी जी स्तब्ध हो गए और आश्चर्यचकित होकर मेरे चेहरे को एकाग्रता से निहारने लगे, जैसे मैंने कहकर कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। दूसरे ही क्षण तिवारी जी मुस्कुराए और बोले, तुमसे ये ना होगा, तुम घर जाओ, देखो धूप कितनी कड़ी होती जा रही है। मैंने भी स्पष्ट लहजे में कहा, कैसे ना होगा हमसे? आप कर पा रहे हैं वो हम भी तो कर सकते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारा ये सब काम काज करने का बड़ा ही मन हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ उसके पीछे का मकसद? उन्होंने सवाले नजरों में कहा। हिचकिचाते हुए बोला, इसके पीछे मेरे कोई प्रयोजन या मकसद नहीं। और भला कैसा मकसद?
अरे तिवारी जी देखो, अब हम बड़े भी तो हो चुके हैं। आपके बाद ये सब हमें भी तो देखना है। इसीलिए सोचा कि अभी जो कुछ बरस पश्चात करेंगे, क्यों ना वो अभी से शुरू कर दें। आपके बाद हम ही तो हैं घर में जिसे ये सब करना होगा। मैंने सहजता से कहा। इसमें क्या धरा है, पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनो। तिवारी जी ने आशा भरी नजरों से मेरी तरफ ताक कर कहा। नहीं तिवारी जी, हमें अफसर नहीं बनना। हमें तो आगे जाकर एग्रीकल्चर से डिप्लोमा करना है और खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जो हमेशा अपने गांव, आप और माँ के साथ रह सकें। तिवारी जी मेरी व्यथा को समझने में नाकाम थी, लिहाजा मुस्कुराते हुए लार से बोले, अच्छा बाबा, तुम्हारा जो जी में आए करो, वही बनना। पहले बढ़िया से पढ़ाई तो कर लो। और मुस्कुरा दिए। सो तो हम करेंगे तिवारी जी, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है। वो मेरी कथनी को सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और बाड़ी से फिर अपने काज में जुट गए। हम वही पगडंडी पर बैठे चोर नजरों से चाहत को निहार रहे थे। तभी कुछ ही क्षण में छवि भी वहां आ धमकी। छवि खूबसूरती में चाहत से कम नहीं थी। गेहुआ रंग, खुले लहराते रेशम से बाल, लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, सुराही समान गर्दन, माधुर्य से भरी आवाज, गुलमोहर पुष्प समान उसके होंठ, एक हरी काया, जब मुस्कुराती तो किसी हीरोइनी से कम नहीं जान पड़ती। दोनों ही एक दूसरे से मिल हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी छवि की नजर मेरी तरफ पड़ी। मुझे बाड़ी में देख वो चिहुक गई और बोली, यार, वो लड़का तो यहाँ तक आ पहुंचा। और हैरानी से देखने लगी। हाँ, तूने देखा उसे? देख कैसे बिलार किसी आंखें किए इधर ही ताके जा रहा है। वो खींचते हुए बोली, चाहत एक बार देख तो कितना उत्तम कमनीय जान पड़ रहा है। चेहरे पर कितनी मासूमियत झलक रही है। जानती है, मैंने पता किया था, वो अपने गांव के तिवारी काका जी का लड़का है। तिवारी काका बड़े अच्छे और सभ्य स्वभाव के हैं। कहे तो मैं उस लड़के से तेरा परिचय कराऊं। छवि मुस्कुराते हुए बोली, भला मैं क्यों उससे परिचय करूं? तू स्वयं ही क्यों नहीं कर लेती जाके उससे अपना परिचय, अगर तुझे उसके चेहरे की मासूमियत इतनी कम नहीं लगती है तो। उसने चिढ़ते हुए कहा। बेशक वो छवि की बातों से कुपित हो रही थी, किंतु चेहरे पर आभा की झलकियां उग आई थी और होंठों पर मध्यम मुस्कान अटखेलिया कर रही थी। देख चाहत, पहली बार कोई ढंग का लड़का मिला है, वो भी इतना सुघड़ और अच्छे घर का। वो भी तुम्हारी तरह ब्राह्मण घर से ताल्लुक रखता है, और तुम हो कि उसे भाव नहीं दे रही हो। अगर वो मेरा नाम पूछता तो मैं उसे कब का अपना नाम बता ही देती। छवि शरारत भरे अंदाज में बोली, देख छवि, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और तू तो जानती है ना भाई जी को कितने सख्त मिजाज वाले हैं। अगर इन सब बातों की जरा भी भनक उनके कानों में लगी तो पिताजी से बोलकर वो मेरा स्कूल जाना बंद करवा देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इस वजह से पढ़ाई बंद हो। उसने भीरुता से भरे स्वर में कहा। हाँ हाँ, वो मैं समझती हूँ। अच्छा चल, बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर छवि वहां से चली गई। अब नील नित्य प्रतिदिन अपनी बाड़ी पर जाने लगा। चाहत उसे कभी अपने घर के आसपास गलियारों में तो कभी अपने घर के पास पुष्प तोड़ती तो कभी छवि के साथ लंगड़ी टांग खेलते हुए नजर आती। जब कभी वो अपने सामने पड़ जाती तो चाहत अपनी नजरें फेर लेती, किंतु जब नील आगे बढ़ जाता तो चाहत उसे पीछे से ताकती रहती। इसी तरह धीरे धीरे महीने सप्ताह बीत गए, पर चाहत और नील का किस्सा आगे नहीं बढ़ा। किंतु एक दिन छवि और चाहत स्कूल के लिए जा रही थी। उस दिन उनके सिवा उस पगडंडी पर कोई न था कि तभी पीछे से नील और हर्ष आ गई। तभी कदमों की ध्वनि से चाहत मुड़कर पीछे देखा। उसे अपने पीछे कुछ कदमों के फासले पर नील और हर्ष नजर आए। चाहत नजरें टिकाए उस ओर गौर से देखने लगी। ये देख छवि स्तब्ध रह गई। चाहत की आंखें नील को देख सपनीली हुई जा रही थी। ये देख छवि मुस्कुराई और बोली, महारानी को पढ़ाई की फिक्र थी, अब पढ़ाई का ख्याल नहीं हो रहा महारानी को। कहें तो आज परिचय कराऊं? छवि ने उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा। चाहत थोड़ी सकुचाई और बोली, अरे नहीं, कैसी बातें कर रही है तू? वो तो मेरे लिए ठीक है। जा जाकर अपना परिचय कर ले। काश कि वो तुम्हारी जगह मेरा दीवाना होता, पर वो तो तुम्हारा आशिक है। मेरी मानो तो उससे प्रेम न सही पर मित्रता ही कर लो। पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगा, पढ़ने में सुदृढ़ है और हर लिहाज से तुम्हारे लायक है। अरे चुप कर तू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। उसने दिखावे के मन से कहा। अच्छा रुक। आगे चाहत कुछ बोल पाती कि छवि ने नील को आवाज लगा दी। नील छवि की पुकार सुन उसके सामने आ खड़ा होता है। साथ साथ हर्ष भी वहां आ खड़ा होता है। देखो, ये चाहत तुमसे कुछ कहना चाहती है। छवि इतना बोल वहां से आगे जाने लगी, तभी मुड़ी और हर्ष से बोली, तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा क्या?
हर्ष छवि की बात सुन बड़बड़ाते हुए उसके पीछे हो लिया। छवि और हर्ष धीमे धीमे कदमों से उनके आगे चल रहे थे। चाहत और नीलू सी चाल से उनके पीछे पीछे बढ़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बिना बात किए सिर्फ मुस्कुराए जा रहे थे। अरे, न हाय न हेलो, ये क्या बात हुई? छवि रुकी और हंसते हुए बोली और फिर ऐसे चुप्पी साध दी जैसे कितना गंभीर मसला हो। पर छवि की बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। छवि वापस पास आए, पीछे पीछे हर्ष भी आने लगा। तभी वो हर्ष से बोली, तुम यहीं खड़े रहो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, और हंस दी। हर्ष लज्जावश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा लज्जा से पानी पानी हो गया था। वो सकपकाते हुए अपनी जगह ठिठक गया। अच्छा सुनो, चाहत के कुछ नोट्स बाकी हैं तो तुम अपने नोटबुक चाहत को दे देना, जिससे वो अपने नोट्स पूरे कर लेगी, ठीक है? और हाँ, वो इस तरह से बोले जा रही थी जैसे वो मुझे कितने अरसे से जानती हो। मैंने जवाब में सहमति से अपना सर हिला दिया। चाहत ये देख मन ही मन मुस्कुरा दी। ये छवि भी ना ऐसे हुक्म जमा रहे जैसे कोई स्कूल टीचर हो। हैरानी मुझे इस बात की थी कि अचानक ये दोनों के तेवर बदल गए थे। किंतु मुझे क्या, मुझे तो चाहत के करीब आना था, और जरिया भी बहुत अच्छा था, नोटबुक का। कुछ ही देर में हम हंसी ठिठोले करते वहां से स्कूल पहुंच गए। उसी दिन के बाद चाहत मुझे जहां भी दिखती एक हल्के से स्नेह भरी मुस्कान जरूर देती, और कभी कभार मौका देखकर हम दोनों बात भी कर लिया करते थे। उसे भी मुझसे बात करना अब अच्छा लगने लगा था, परंतु एक भय जरूर रहता, उसे अपने भाई जी का। उससे बात करके मैं खुद को उल्लासित महसूस करता। मेरी स्वयं की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आंखें हर घड़ी उसी को तलाश करती। जिस दिन अगर मैं उसको ना देख पाता तो ऐसा लगता जैसे अंतस के भीतर कहीं सूनेपन ने अधिकार जमा लिया हो। प्रेम ने हम दोनों के अंतस में जगह बनानी शुरू कर दी थी। बस बाकी थे तो इजहार की आंच को साहस की हवा लगती। मेरे मन का आमोद मेरे चेहरे पर दिन प्रतिदिन छलकने लगा था। एक दिन मैं आईने के सामने खुद को निहार रहा था कि तिवारी जी ने मुझे टोक ही दिया। क्या बात है, दिन पर दिन चेहरे की रौनक बढ़ती जा रही है। तभी माँ बीच में बोल पड़ी, देखिए जी, हमारे बेटे को नजर न लगाइए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। लगता है उसके हृदय में किसी बला का आगमन हो चुका है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। मैं तिवारी जी की बात को सुनकर झेप गया। मेरे चेहरे के भाव को माँ ने अच्छे से परख लिया था। मी पाकर लाड़ लड़ाते हुए बोली, कौन है बेटा वो खुशकिस्मत लड़की जिसने मेरे बेटे का ये हश्र कर रखा है? माँ, अब आप भी। अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तो उसी दिन समझ चुकी थी जब तिवारी जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बेटा बाड़ी में काम करने की बात कर रहा था। और वो लड़की, क्या नाम बताया था जी उसने? छवि। तिवारी जी तपाक से बोले। हाँ हाँ, छवि, जो पूरब टोले से यहाँ तुम्हें खोजती आई थी और तुम्हारे बारे में ऐसे पूछ रही थी जैसे कोई CID हो। मतलब वो यहाँ आई थी? हाँ। क्यों, उसने नहीं बताया तुम्हें? वो आई भी थी, तुम्हारे स्टडी रूम में बैठी भी थी, तुम्हारी नोटबुक मांग रही थी। तुम नहीं थे तो उसने कहा कि वो स्कूल में मांग लेगी। हाँ हाँ, मैंने दी थी उसे, मैं हिचकिचाते हुए बोला। दिन में सैकड़ों बार मन आकाश की सैर कराता, जैसे चाहत अपनी बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रही हो, किंतु हालिया दिल कभी बयां ना हो पाता। प्रेम बीज उर्वरा के अंतस में सलीके से भीग चुका था। बस बाकी थी तो कोपले फूटनी। हमारी मित्रता धीरे धीरे समय के साथ सयानी होती जा रही थी। हम चारों में घनी मित्रता हो चुकी थी। हम चारों अब साथ में स्कूल जाया करते, साथ खेला कूदा करते, साथ में ही अपना टिफिन किया करते। एक दिन किसी कारणवश हर्ष और छवि स्कूल नहीं आए थे। उस दिन ना जाने पढ़ने में दिल क्यों नहीं लग रहा था। आधे पहर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उस वक्त क्लास में हम दोनों के सिवा कोई दूसरा नहीं था। मैंने चाहत से कहा, क्यों ना आज हम स्कूल से भाग चलें और चलकर नदी किनारे रामधनी के पास जाकर बैठेंगे, और स्कूल का समय पूरा होते ही अपने घर को लौट जाएंगे। कुछ ना बोली, पर लजाती सकुचाती झुकी उसकी पलकें अपनी स्वीकृति दे रही थी। मैंने झट से खिड़की के रास्ते अपनी ओर उसकी किताबें बाहर गिरा दी और उसका हाथ थाम उसे बेंच से उठा दिया। मेरे हाथ को थामे चाहत चुपचाप अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कुछ ही क्षण में हम अपनी किताबें लिए नदी की ओर चल दिए। चौमासे के दिन थे। आकाश में काले काले बदरा मेघदूत सूरज के साथ लुका छुपी करने में मगन थी। सफेद शलवार और नीले रंग की कमीज, सलीके से गुथी दो चोटियां, उनमें से निकली एक लड़ जो उसके दाहिने गालों को पवन के वेग का साथ पाकर चूम रही थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से बार बार हटाती और अपनी चुन्नी को ठीक करती, जो पवन के वेग के साथ बार बार उड़ रही थी। वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। हम चारों जब भी साथ होते तो एक दूसरे की टांग खींचते, हंसते हिटकेलिया करते, अलर्ट की तरह कूदते रहते। पर आज अलड़पंती और अटखेलियों ने खामोशी को पनाह दे रही थी, जैसे हम अजनबी हों। बहुत अनकहे प्रेम में खामोशियां का भी एक सर्ग है। जब दूर हो तो मन में ढेरों बात करने की जिज्ञासा रहती है, किंतु पास होते ही जैसे होंठ सिल जाते हैं
परंतु मन में उठे जज्बातों का गुबार जुबां पर आकर बिखर ही जाता है। हम खामोशी से चलते चलते दामोदर नदी के किनारे रामधनी वृक्ष के कंक्रीट के बने पक्के चबूतरे के पास पहुंच चुके थे। हम दोनों वृक्ष के नीचे असहजता से बैठे कलकल बहती दामोदर नदी की मटमैली जलधारा को निहार रहे थे, जो किनारे से टकराकर नया राग छेड़ रही थी। हम यूं ही मौन कुछ देर बैठे रहे। आकाश में घुमड़ कर छाए मेघों को शायद हमारी खामोशी रास न आई और कुपित होकर वो जमकर बरसने लगे। हम चबूतरे पर बैठे अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कुछ क्षण में हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। चाहत अपने भीगे हुए चेहरे को अपनी चुन्नी से पोंछ रही थी। मेरे पास अपने चेहरे की बूंदें साफ करने के लिए कुछ ना था। मैं अपने गीले बालों से टपकती बूंदों को अपने हाथों में समेट रहा था। तभी चाहत अपनी चुन्नी को मेरी ओर बढ़ा देती है। मैं उसकी चुन्नी से अपना मुंह पोंछने लगा, किंतु अभी भी हमारे बीच वैसे ही खामोशी पसरी हुई थी। हम मौन के तटबंध को तो तोड़ना चाहते थे, किंतु हृदय में उठे प्रवाह को होठों तक लाना बेहद मुश्किल हो रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। चाहत के चेहरे पर उदासी के भाव साफ झलकने लगे थे। उसकी उदासी मेरी चेतना को क्षीण कर रही थी। तभी वो अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, अब इन भीगे कपड़ों के संग हम घर कैसे जाएंगे? वो मुरझाए हुए लहजे में बोली, माफ करना, अगर मुझे पता होता कि बरखा आएगी तो मैं तुम्हें कतई स्कूल से लेकर यहाँ आने की बात न सोचता। मैं इतना बोलकर खामोशी से अपनी पलकें झुकाए अपराधी की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। अनायास ही वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। दशा ने मुझे सदमे में डाल दिया। अगले ही पल, अरे बुद्धू, हम तुम्हारे कहने पर नहीं आए, हम तो स्वयं ही आना चाहती थी। तुम्हारे साथ एकांत में कुछ लम्हे बिताना चाहती थी, जिसे मैं अपना कह सकूं और ताउम्र अपनी यादों में संजो कर रख सकूं। वो मुस्कुराई और फिर चुप हो गई। उसकी बातों से मेरे चेहरे पर उत्सुकता उमड़ आई। मेरी भी तो यही तमन्ना थी कि उसके प्रेम को झील के ठहरे पानी की तरह अपनी यादों में हमेशा हमेशा के लिए सहेज कर समेट लूं। तुम्हें पता है, हमें बरखा बेहद पसंद है, खासकर यूं खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेतों में लहलहाती फसलों को देखना और उसके बीच मेड़ों पर छमछम करती बारिश की बूंदों का गिरना। टर्टर करते मेंढकों का कोलाहल किसी संगीत से कम थोड़ी ना लगता है। वो बिना सकुचाई बोल जा रही थी। उसके चेहरे पर विस्मय ही खुशियों की चमक उगाई थी। तुम्हें पता है, आज छवि और हर्ष स्कूल क्यों नहीं आए? क्यों? मैंने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि हमने उन्हें आज स्कूल आने के लिए मना किया था। लेकिन तुमने उन्हें मना क्यों किया था? मैंने हैरानी से पूछा। अगर हम उन्हें मना नहीं करती तो भला हम लोग यहाँ कैसे आते? और खास बात ये कि छवि और हर्ष एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये बोल वो हंस दी। पर तुम्हें कैसे पता? वो दोनों तुम्हारी तरफ फट्टू थोड़े ना है। इतना कहकर वो ठहाके मारकर हंस पड़ी। जिस सहजता से वो छवि और हर्ष के प्रेम प्रसंग के बारे में बता रही थी, मैं उसके चेहरे की चंचलता को ताज्जुब होकर निहार रहा था। उसका चेहरा सर्दी की भोर में खिले ओसलिप्त पुष्प के समान नजर आ रहा था। जी कर रहा था उसे कस के अपनी बाहों में भर लूं और गले से लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं, किंतु ऐसा करने का साहस मुझ में न था। वो सहजता से बोले जा रही थी, मैं चुपचाप उसके हिलते गुलाबी होठों को अपलक निहार रहा था। कहते हैं, प्रकृति हमेशा ही तो मोहब्बत करने वालों की सहायक रही है, चाहे वो पुष्पों से सजे वृक्ष हों या फिर कलकल बहती नदी का किनारा। मेघ भी तो सहायक बन बैठा था, जो धरती पर उतर आया था। समूचा वातावरण भी मेघ के अंधकार से धूमिल होता जा रहा था, पर एक संकोच की डोर जो टूटते ना छूट रही थी, जिसे बरखा तोड़ने का सामर्थ्य तो कर रही थी, पर वो असहाय जान पड़ रही थी। दूर दूर तक छितराई हरियाली, खेतों में लहलहाती धान की फसलें, जिन पर बारिश की रिमझिम बूंदें अपना डेरा जमाए, जो उसकी चादर में तब्दील हो चुकी थी। ऊपर से नदी का किनारा, जो मन में उल्लास भर रहा था। रिमझिम बरसती बरखा, मनोवंचित एक एकांत, सब कुछ अनुकूल ही था। इतना कुछ होने के बावजूद भी मन हाले दिल बयां करने की इजाजत नहीं दे पा रहा था। शायद मन के भीतर एक कोने में कहीं भय छुपा बैठा था कि कहीं वो मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार करने के बजाय कुपित ना हो जाए, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था। वो देखो, नदी में ऊपर से गिरती बरखा की बूंदों को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे ओले बरस रहे हों। आज ऐसा अंदेशा लग रहा था जैसे भारी बारिश होने के आसार हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, पर तुम्हें कैसे पता कि अभी और तेज बारिश होने वाली है? वो देखो, नदी की ऊपरी सतह पर कैसे बुलबुले नजर आ रहे हैं, जो बारिश की बूंद पड़ने से उगते चलते जा रहे हैं। कहते हैं, पानी की सतह पर जब बड़े बड़े बुलबुले नजर आते हैं तो बारिश जमकर होती है। वो बेबाकी से बोल रही थी, संकोच की डोर मानो जैसे कमजोर पड़ रही हो। उसकी बातें सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंस पड़ा। प्रकृति का मनमोहक दृश्य और उसके चेहरे की मासूमियत और चुहलपन मेरे अंतस में धंसता जा रहा था। कितना निश्चल और कितना सरल होता है प्रेम,
जो सिर्फ अपनी धुन में ही रमता जाता है। जो उसकी बातों से एतबार हो रहा था, परंतु उस एतबार को स्वीकृति मिलनी अभी बाकी थी। तभी अचानक आकाश में जोर की बिजली गर्जन के साथ कौंध उठी। प्रकाश से पूरी प्रकृति चमक उठी। उस बिजली की कड़कड़ाती गर्जना से चाँद भयभीत होकर अपनी आंखें मूंदे मुझसे लिपट पड़ी। उसके तन की छून और बाहों की कसावट से मेरा रोम रोम सिहर उठा। उसके बदन की तपिश से मेरे भीतर संकोच की डोर पिघलती चली गई। उसकी सांसों के प्रवाह में इतनी तपिश थी कि मेरी धमनियों का रक्त अत्यधिक गतिशील हो गया था। जी में तो आया कि उसकी मुंदी हुई पलकों को अपने होठों से चूम लूं और सिर पर उसके दिलासा की एक हल्के से थपकी दूं और कह दूं कि मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल उसने अपनी बाहों की कसावट से मुझे ऐसे आजाद किया जैसे वो मुझसे लिपट कर कोई बड़ा अपराध कर चुकी हो। वो अपनी झुकी पलकों से सकुचाई हुई बोली, माफ करना, हम बिजली की गर्जना से डर गई थी, और चुप हो गई। उसके चेहरे पर लज्जा की जो लकीरें उगाई थी वो साफ झलक रही थी। लज्जा से वशीभूत उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं चुपचाप उसकी झुकी पलकों का उठने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक एक बार फिर से आकाश में बिजली कड़की। उसकी कड़कड़ाती ध्वनि ने फिर एक बार पुनः उसे मुझसे लिपटने पर विवश कर दिया। वो डरी सहमी कपकपाती हुई मुझसे लिपट गई, मगर उसकी बाहों की कसावट इस बार पहले की अपेक्षा काफी मजबूत थी। उसके इस छुअन ने मेरे मन के भीतर के संकोच को समेटकर बाहर ला पटका। आखिरकार संकोच का तटबंध धराशायी हो चुका था। मैं अपने साहस को बटोर अपने मन की बात को होंठों पर लाते हुए बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी पलके नीचे किए खामोशी से उस चबूतरे से उतरने लगा। बारिश भी मध्यम हो चुकी थी। उसका जवाब ना पाकर मैं हकलाते हुए फिर बोला, मैंने बस अपने मन के भाव आज शब्दों में पिरोए हैं, किंतु तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। अगर तुम्हारे मन को मेरे कहे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना। अरे बुद्धू, बस इतनी सी बात कहने के लिए तुम हमें यहाँ लेकर आए? ये तो तुम हमें स्कूल में भी कह सकती थी। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी इस हंसी को देख कर समझ नहीं पाया कि वो मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकृति दे रही थी या फिर मेरा उपहास कर रही है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आखिर किस वजह से नील और चाहत की सुंदर प्रेम कहानी का अंत हुआ होगा, जानने के लिए देखते रहिए इश्क सूफियाना।